हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और एक संडे स्पेशल Q&A व्लॉग में, जो कि आज जो है स्टार्ट होने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से, जो कि है आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसे कि आज हमने वीडियो शूट जब कर रहे हैं तो दो दिन के 8 शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं और जो उसका रिव्यू रहा है ना वो थोड़ा सा डाउन रहा है। जैसे कि आपके एक्सपेक्टेशन होंगे कि 78, 79 या 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वो ऐसा नहीं हुआ है इस बार। तो बहुत नॉर्मल जो एवरेज जो स्टूडेंट रहे हैं उनका जो अटेम्प्ट्स है वो अप्रॉक्स 70 आ चुका है। हालांकि वो 65, 68 या 70 या 75 तक गया है, मैक्सिमम 75 गया है लोगों का। तो आप अगर इतना कम करके अटेम्प्ट करके आए हैं तो बिल्कुल भी डरे नहीं कि क्लर्क का पेपर है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट होने चाहिए तभी हम सेलेक्ट हो पाएंगे। तो ऐसा इस बार नहीं है। जो कि पेपर का जो लेवल था, टफ नहीं कह सकते उसको, कैलकुलेटिव कह सकते हैं। अगर मैथ में कैलकुलेटिव ज़्यादा था तो अटेम्प्ट्स बहुत कम हुए हैं। तो इसके चक्कर में जो गुड अटेम्प्ट्स था वो थोड़ा सा डाउन आ गया है, 70 के अप्रॉक्स आ गया है। तो अगर आपने इतना अटेम्प्ट्स किया है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग तैयारी करिए मन लगा के। और जैसा कि उसके बाद जो क्लर्क है उसके एग्ज़ाम के बाद पीओ का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो आप अगर टेंशन लेंगे तो जाहिर सी बात है कि पीओ के एग्ज़ाम जितना भी आप अटेम्प्ट करने वाले होंगे ना, उससे भी कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए एकदम पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और ये सोचिए कि हमने जितना किया उतने में सिलेक्शन हो जाएगा। और पीओ की तैयारी मन लगा के करिए। और हाँ, उसके बाद पीओ के जब प्री हो जाए उसके बाद मेंस की तैयारी करिए, दोनों की एकदम मन लगा के, और एक दिन आप सिलेक्ट तो हो ही जाएंगे। तो अब चलते हैं अपने Q&A सेशन की तरफ, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जिनके रिप्लाई हम करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी पार्टनर हैं वो आज अपने घर गई हैं मायके। तो आज जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो हमारे एडिटर साहब शूट कर रहे हैं, तो मुझे अकेले ही बनाना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आदित्य दास जी का। ये कहते हैं कि सर ये वन नेशन वन आरआरबी क्या है। तो इसके बारे में डिटेल में आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप ये बता दें हल्के में कि जैसे कि बहुत सारी आरआरबीज हैं, 43 आरआरबीज हैं इंडिया में ऑल ओवर। तो उनके जो पेरेंट्स बैंक हैं वो भी अलग अलग हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि मतलब सबकी उम्मीदें ये हैं कि वन नेशन वन आरआरबी, मतलब जितने भी आरआरबीज इंडिया में हैं सबको मिला के नेशनल रूरल बैंक बना दी जाए, मतलब भारतीय ग्रामीण बैंक। तो उससे ये होगा कि हमारा जो बैंक है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारा जो ट्रांसफ़र लेवल है कि मतलब बहुत सही, कहीं जगह जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, कहीं से फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो भी बड़ा हो जाएगा। तो वन नेशन आरआरबी का केवल कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन इससे पहले कि वन नेशन वन आरआरबी हो, तो इसके लिए हमको वन स्टेट वन आरआरबी करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेट हैं, उसमें एक आरआरबीज़ हैं, लेकिन जैसे यूपी जैसे बड़े स्टेट में है ना, वहाँ पे 3-3 आरआरबीज़ वर्क कर रही हैं। तो पहले उनको मिला के वन स्टेट वन आरआरबी करना होगा, उसके बाद वन नेशन वन आरआरबी की स्थापना हो सकती है। तो अगला कमेंट है प्रवीण पोटे जी का। इनका कमेंट है कि सर जी आरआरबी पीओ का रिटायरमेंट तक ट्रांसफ़र होते रहते हैं क्या। तो ट्रांसफ़र जो है एक पॉलिसी होती है। अगर आप मतलब जैसे कहीं भी आप रहते हैं तो ट्रांसफ़र जो होता है वो एक पॉलिसी है जो रिटायरमेंट तक चलती रहती है, हमेशा जब तक आप सर्विस में तक चलती रहेगी। इससे जो ट्रांसफ़र है इसका रिटायरमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि आप एक रीजन में या एक जोन में आप बहुत साल रह लेते हैं, 3 साल, 8 साल, 5 साल, हर बैंकों की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। तो उसके बाद तो ट्रांसफ़र होना निश्चित है। या स्केल चेंज होती है, जैसे आप स्केल 1 हैं या क्लर्क हैं तो स्केल 1 हुए तो चेंज हो जाएगी, स्केल 1 से स्केल 2 हुए तो चेंज हो जाएगी। मतलब जब स्केल चेंज होगी तो चेंज हो जाएगा आपका रीजन, क्योंकि आप जैसे आप कहीं पे क्लर्क हैं और वहीं पे आपको पीओ नहीं बना दिया जाएगा। तो ये पॉलिसी तो हमेशा चलती रहती है। तो अगला कमेंट है फिर से आदित्य दास जी का। ये इनका कमेंट है कि सर क्या नेक्स्ट ईयर IBPS आरआरबी की वैकेंसीज़ आएंगी। तो हाँ बिल्कुल आएंगी। हाँ, ये होता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं कम या ज़्यादा हो सकती हैं। हो सकता है मैं भी, मतलब मेरा जैसा मानना है कि हो सकता है कम वैकेंसीज आएँ, लेकिन आप तैयारी करते रहिए। वैकेंसीज़ आपके लिए केवल एक ज़रूरी होती है ना। तो अगला कमेंट है देवेंद्र कुमार सिंह जी का। इनका कमेंट है कि सर बैंक में पेंशन होती है क्या। तो आपको बता दें कि 2008 से पहले जो ज्वाइनिंग थी जिनकी भी थी, उनको जो पुरानी पेंशन थी वो मिल रही थी। और 2008 के बाद जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनका NPS कटता है, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत उनका पैसा कटता है। वो बाद में मिल जाता है, उसमें आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कहीं पे भी। NPS जो है वो नई पेंशन स्कीम है और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो 2008 से पहले वालों को मिल रही है। तो पेंशन स्कीम जो है दोनों को मिलती हैं। अगला कमेंट है एक्सप्लोर लाइव विद विष्णु जी का। ये कहते हैं कि सर ब्रांच में इंस्पेक्शन के लिए तो सर्कल ऑफिसर से सीनियर ऑडिटर को भेजते हैं ना, जो सब कुछ देखते हैं, KCC लोन अकाउंट सारी रिपोर्ट बना के फिर ब्रांच मैनेजर को देते हैं। अगर कोई गलती है तो वो सही करते हैं ब्रांच मैनेजर।
तो हाँ, वो जो ऑडिट होती है वो ईयरली ऑडिट होती है, नॉर्मल ऑडिट होती है, आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू ऑडिट होती है वो। उसके लिए तो आप हेड ऑफिस से ही लोग आते हैं। लेकिन जो हम ये गए थे, जो हमने वीडियो डाली थी, वो क्रेडिट इंस्पेक्शन ये होता है कि 2 लाख से नीचे तक के अकाउंट सारे रिव्यू करने होते हैं। मतलब माइनरी देखने होते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, कि मतलब हम अगर देख लेंगे वो सुधार लेंगे, तो जब आरबीआई वाली जो उसमें आएगी ना इंस्पेक्शन, तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो इसके लिए क्रेडिट इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है। वो 1 दिन का होता है। वो कोई भी ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर उसको लगा देते हैं। इंटर सर्कल मतलब हम अपनी ब्रांच का जाएंगे, हम दूसरी ब्रांच में जाएंगे, वो हमारी ब्रांच में आएंगे, ऐसे देखा जाता है। नेक्स्ट कमेंट है आदित्य दास जी का फिर से। ये कहते हैं कि सर आरआरबीज का आईपीओ आने वाला है, क्या इसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन होगा? रिप्लाई, तो आईपीओ की वजह से प्राइवेटाइजेशन होगा ये कोई सवाल नहीं है। आईपीओ सिर्फ इसलिए आ रहा है कि जैसे आरआरबीज को फंड की ज़रूरत है, तो वो उसके लिए आईपीओ ला रहे हैं कि उनको पैसे मिल जाएं, जो कैपिटल है उनकी वो बढ़ाने के लिए आईपीओ ला रहे हैं। इससे प्राइवेटाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। प्राइवेटाइजेशन जब भी होगा तो ये हमारे प्रॉफिट या लॉस पे डिपेंड करेगा, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या वित्त मंत्रालय जो भी हैं उनके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन होगा। इसमें आईपीओ का कोई भी हाथ नहीं होगा। अगला कमेंट है निधि ओझा जी का। ये कहते हैं कि आरआरबी क्लर्क में मैथ मेंस में एडवांस लेवल का आता है क्या, बताएं प्लीज़। तो जो मैथ का लेवल होता है वो जो आरआरबी होते हैं या आईबीपीएस के थ्रू जो आते हैं, वो उसमें जो एग्ज़ाम का लेवल होता है, मैथ का क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो एसबीआई के लेवल का नहीं होता। अगर आपने एसबीआई का भी मेंस का एग्ज़ाम दिया हो तो वो लेवल नहीं होता है। बस हाँ, जैसे नॉर्मल प्री का जो एग्ज़ाम देते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर होता है मैथ का जो लेवल होता है, तो उसको एडवांस लेवल नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अप वर्जन कहेंगे प्री का, बस इतना ही होता है। तो अब बात करते हैं जो जनरल कमेंट आते हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई हम लोग कर चुके हैं या पहले भी वीडियो हम बना चुके हैं। तो जो नॉर्मल कमेंट है, आपको अगर उसका रिप्लाई हमारे Q&A में नहीं मिलता है तो आप ये समझिएगा कि उसका जो रिप्लाई है हम पहले कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें एक बैंकिंग की प्लेलिस्ट होगी, आप वो ज़रूर विजिट करिएगा। आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर जो हैं, जिनका हम वीडियो नहीं बनाए हैं वो संडे Q&A में आते हैं, और जिनकी रिप्लाई हम इसमें नहीं करते हैं तो वो तुरंत आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपके इंडिविजुअल क्वेश्चन का उसमें आंसर मिल जाएगा, और पर्टिकुलर वीडियोज़ हैं, डिटेल में हैं जानकारी। तो आप जरूर विजिट करिए बैंकिंग के लिए। और हमारे जो डेली व्लॉग हैं, डेली व्लॉग का उसका अलग एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो बस आई थिंक आपका आज का ये Q&A सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट Q&A सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।